तो दोस्तों, एक अधेड़ उम्र की महिला शाम के समय में एक नौजवान लड़के के साथ काम करके वापस अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान अचानक से उस लड़के का दिल उस महिला पर चला आता है। दोस्तों, दोनों अपने गांव के बगल के एक ईंट भट्टा पर ईंट उठाने का काम करते थे और प्रतिदिन साथ में ही काम करने के लिए आते थे। और शाम को जब उनकी छुट्टी होती थी तो दोनों साथ में ही घर चले जाते थे। और उस महिला का कोई नहीं था, बेचारी विधवा हो चुकी थी और उसका अपना कोई बाल बच्चा भी नहीं था। और वह उस लड़के को ही अपना सब कुछ मानती थी, उसे बहुत दुलार करती थी। लेकिन दोस्तों, उस दिन जब वह शाम के समय में उस लड़के के साथ वापस काम से छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी, तो दोस्तों वह लड़का उसे मौका पाकर सड़क के किनारे एक झाड़ी के अंदर लेकर चला जाता है। और ले जाने के बाद दोस्तों उसके साथ हरकतें करने लगता है, जिसके बाद वह महिला उसे समझाती है, कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा काम मत करो। लेकिन दोस्तों वह उसकी एक बात नहीं सुनता है। फिर बाद में वह महिला उसे अपनी परेशानी बताती है, कहती है कि देखो, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके चलते मेरा शरीर थोड़ा सिकुड़ चुका है। लेकिन दोस्तों वह उसका एक बात नहीं मानता है और दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसा काम कर देता है कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव नवादा की सच्ची घटना है। उस गांव में एक साधना नाम की बेहद ही खूबसूरत और थोड़ी अधेड़ उम्र की महिला अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी। साधना का पति नहीं था, पति का निधन हो चुका था। बेचारी बहुत कम समय में विधवा हो चुकी थी और उसका अपना कोई बाल बच्चा भी नहीं था, जिसके चलते उसे अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहना पड़ता था। और उसके पास उतना जगह ज़मीन भी नहीं था कि जिस पर वह अपना खेती बाड़ी करके गुजारा कर ले, जिसके चलते उसे लोगों के खेत में मेहनत मजदूरी करना पड़ता था। और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता था तो दोस्तों वह भूखे पेट अपने घर में सो जाती थी। और उसके घर के ठीक बगल में ही एक रामू नाम का लड़का रहता था। वह भी एकदम से अनाथ था, उसका भी माता पिता नहीं थे और वह भी अपने घर में बिल्कुल अकेले रहता था। और साधना को उसके साथ काफ़ी अच्छा लगाव हो चुका था। कभी कभार वह साधना के साथ जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता था और दोनों एक दूसरे से बातें भी करते थे। और साधना जब भी रामू को देखती थी तो उसे अपना समझती थी, क्योंकि साधना का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह रामू को ही अपना सब कुछ मानती थी और उसे बहुत दुलार भी किया करती थी। जब भी वह अपने घर पर कोई अच्छा सा खाना बनाती थी तो वह रामू को बगैर खिलाए नहीं खाती थी और रामू भी उसे बहुत पसंद करता था। और दोस्तों, जब भी रामू उसके घर पर जाता था तो दोस्तों उसे बहुत गौर से देखता था। और साधना थोड़ी अधेड़ उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उस उम्र में भी वह बेहद ही खूबसूरत और नौजवान दिखती थी। जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था तो दोस्तों देखता ही रह जाता था। और सेम रामू के साथ भी यही होता था, जब भी रामू साधना को देखता था तो दोस्तों देखता ही रह जाता था। और जिस दिन साधना मजदूरी करने के लिए खेतों में नहीं जाती थी तो रामू भी बहाना बनाकर छुट्टी मार देता था और दोस्तों अपने घर पर रहता था। फिर दोनों शाम होने के बाद साथ में ही खाना पीना बनाते थे और खाना पीना खाकर अपने अपने घर में सोने के लिए चले जाते थे। और दोस्तों, जब भी रात के समय में रामू खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोता था तो उसे अकेले सोने में बहुत डर भी लगता था और वह तरह तरह के अजीबोगरीब सपना भी देखा करता था। तो वह कभी कभार साधना को इस बारे में बताता भी था
कि जब भी मैं रात को अपने कमरे में सोता हूँ तो मेरे सामने अजीबोगरीब सपने आते हैं, जिसके चलते मैं डर जाता हूँ। और वह कभी कभार साधना के घर पर ही सोने के लिए कहता था, लेकिन साधना उसे मना कर देती थी। कहती थी कि नहीं, यह नहीं हो सकता है। यदि तुम रात में मेरे घर पर सो जाओगे तो जो गांव के लोग हैं वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी काफ़ी बदनामी हो जाएगी। क्योंकि साधना को बदनामी से बहुत डर लगता था, इसलिए वह रामू को रात में अपने घर पर नहीं सुलाती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, सुबह के समय में साधना और रामू दोनों मजदूरी करने के लिए खेत में जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब जाते हैं तो उन्हें काम नहीं मिलता है, जिसके चलते साधना बहुत उदास हो जाती है। तो रामू कहता है कि देखो साधना, अब कोई उपाय नहीं है। इसी तरह से यदि रोज रोज चलता रहा तो हम लोगों को रोज रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। इसलिए मैं कल से बगल के गांव के ईंट भट्टा पर ईंट उठाने का काम करूंगा। जिसके बाद जब साधना रामू का यह आवाज़ सुनती है तो वह कहती है कि अरे रामू, यह तो बहुत अच्छा होगा कि हम लोग ईंट उठाने का काम करें। ईंट उठाने का काम तो रोज रोज मिल जाता है और अच्छा दिहाड़ी भी मिलता है, जिससे हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से वे दोनों जमींदार के खेत में मजदूरी करना बंद कर देते हैं और दोनों बगल के गांव के ईंट भट्टा पर जाकर ईंट उठाने का काम करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो ईंट भट्टा का मुंशी था वो बहुत ही रंगीन मिजाजी था। जब पहली बार साधना उस ईंट भट्टा पर ईंट उठाने के लिए जाती है और जब उस मुंशी का नज़र साधना के ऊपर पड़ता है तो दोस्तों वह साधना को देखकर देखता ही रह जाता है। फिर वह उसके पीछे पड़ जाता है। और दोस्तों जो साधना थी वह एकदम सीधी सादी महिला थी। उसके बारे में कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, उसे थोड़ा सा भी परवाह नहीं होता था और वह उनको इग्नोर करके अपना काम करते रहती थी। लेकिन दोस्तों जो रामू था वह उस ईंट भट्टा के मुंशी की इरादों को भांप चुका था, क्योंकि जब भी साधना ईंट उठाने के लिए नीचे झुकती थी तो उस मुंशी का नज़र साधना के ऊपर ही रहता था। लेकिन दोस्तों वह उसके साथ कुछ करता नहीं था, केवल देखता ही रहता था। और जो रामू था वह मुंशी का सारा खेला देखता रहता था। और जब शाम के समय में साधना ईंट भट्टा से छुट्टी करने के बाद अपना मजदूरी लेने के लिए उस मुंशी के पास आती थी तो वह मुंशी साधना को कहता था कि तुम्हें कितना मजदूरी चाहिए, बोलो मैं दूंगा। जिसके बाद वह कहती थी कि जो मेरा मजदूरी बनता है तुम मुझे वही दे दो, मैं किसी से ज़्यादा पैसा नहीं लेती हूँ। इसके बाद वह मुंशी उसे उसका मजदूरी दे देता था और रामू भी अपना मजदूरी ले लेता था। फिर दोनों साथ में ही अपना छुट्टी करके वापस घर चले आते थे और घर आने से पहले ही वे लोग रास्ते में ही अपना खाने पीने के लिए राशन पानी ले लेते थे। उसके बाद वे लोग घर जाते थे। फिर इसी तरह से दोस्तों अब रामू और साधना दोनों उस ईंट भट्टा पर ईंट उठाने का काम करने लगते हैं। और जो मुंशी था वह जब भी साधना को देखता था तो देखता ही रहता था और वह साधना को किसी भी हाल में पाना चाहता था, इसलिए वह उसके करीब आना चाहता था। लेकिन साधना उसे मौका ही नहीं देती थी, क्योंकि जब भी वह साधना से खुलकर इस बारे में बातें करना चाहता था तो साधना वहां से चल देती थी और रामू यह सब देखता रहता था। और वह साधना को हमेशा सचेत करते रहता था कि वह मुंशी से दूरी बना कर रहे। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जब शाम को वे दोनों अपना ईंट भट्टा से छुट्टी करने के बाद घर जाते हैं तो दोस्तों उन्हें घर जाते जाते रात हो जाती है। तो उस दिन रामू साधना से कहता है कि देखो आंटी, आज काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों अपना खाना साथ में ही पका लें। तो साधना कहती है कि अरे रामू, यह तो बहुत अच्छा होगा कि हम दोनों आज का खाना साथ में ही खाएं। उसके बाद दोस्तों दोनों अपना रात का खाना पीना साथ में ही बनाते हैं और दोनों एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं। जिसके बाद साधना रामू के साथ रात का खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वे दोनों अपना खाना पीना खा लेते हैं तो रामू साधना से कहता है कि अरे आंटी, आज मैं आपके घर पर आपके साथ ही सोना चाहता हूँ। तो साधना उसे मना कर देती है, लेकिन रामू बार बार उससे जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं, आज मैं आपके साथ ही सोना चाहता हूँ। फिर वह उसे मना नहीं कर पाती है और दोस्तों उस रात रामू साधना के साथ ही उसके
घर में सो जाता है। लेकिन आधी रात होने के बाद दोस्तों जब साधना गहरी नींद में सो जाती है तो रामू उसके एकदम से करीब चला जाता है और जाने के बाद हरकतें करने लगता है। जिसके बाद अचानक से साधना की नींद खुल जाती है तो वो अपने सामने रामू को देखकर दोस्तों काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है। इसके बाद वह उसे समझाती है, कहती है कि देखो रामू, अभी तुम उस लायक नहीं हो कि तुम मेरे साथ अपना अरमान पूरा कर सको। अभी तुम्हें उस लायक बनने में टाइम लगेगा। जिसके बाद रामू समझ जाता है कि साधना आसानी से मानने वाली नहीं है। फिर दोस्तों वह उस रात चुपचाप सो जाता है। लेकिन जब सुबह होता है तो फिर से दोनों अपना काम करने के लिए ईंट भट्टे पर जाते हैं और भर दिन ईंट उठाते हैं। फिर जब शाम होती है तो दोनों अपना छुट्टी करके वापस घर लौटने लगते हैं। तब तक दोस्तों आधी रास्ते में जो रामू था वो देखता है कि रास्ता एकदम से सुनसान है। दोस्तों ईंट भट्टा से उनके घर जाने का जो रास्ता था थोड़ा वीराना था। उधर से कोई लोग अक्सर आते जाते नहीं थे। जिसके बाद दोस्तों अचानक से रामू का दिल साधना के ऊपर आ जाता है और उसका मन बन जाता है। फिर वह इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वह साधना को उसी सड़क के किनारे एक झाड़ था, उसी झाड़ ग्राम के अंदर लेकर चला जाता है। और ले जाने के बाद दोस्तों उसके साथ हरकतें करने लगता है। लेकिन साधना उसे मना करती है, उसे रोकती है, लेकिन वह उसका एक बात नहीं सुनता है और अपना मनमानी करने लगता है। फिर बाद में साधना उसे समझाती है, कहती है कि देखो रामू, तुम समझते नहीं हो, तुम अभी उस लायक नहीं हो कि तुम मेरे साथ मिलकर अपनी अरमान पूरा कर सको। तो वह कहता है कि अरे आंटी, आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप बार बार मुझे मना कर देती हो। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी अपना कोई ज़रूरत है जिसे मैं आपके साथ मिलकर पूरा करना चाहता हूँ। आप बहुत ही अच्छी हो, मैं आपको मन ही मन पसंद भी करता हूँ। और कई बार तो मैं इस मौके के तलाश में भी था कि आप खुद से मुझे ऑफ़र करोगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप आसानी से मानने वाली नहीं हो। तो वह कहती है कि अरे रामू, मैं तो हमेशा तुम्हें इज्जत भरी नज़रों से देखती हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं अभी जी रही हूँ। और यदि तुम ही मेरे साथ यह सब काम करोगे तो बताओ भला मैं किसके सहारे जीऊँगी। तो कहता है कि अरे आंटी, यदि मैं आपके साथ नहीं होता तो जो ईंट भट्टा का मुंशी है तो वह कब का आपके साथ अपना अरमान पूरा कर चुका होता, क्योंकि वह अक्सर आपको घूरता है और मैं सब कुछ देखता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको सचेत भी करता हूँ। लेकिन आप तो मेरी बातों को समझती नहीं हो। जिसके बाद दोस्तों वह रामू से कहती है कि रामू, मैं सब कुछ समझती हूँ कि जो ईंट भट्टा का मुंशी है वह अच्छा इंसान नहीं है। वह अक्सर मुझे घूरता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहती हूँ। मुझे उससे क्या लेना है, मैं तो केवल वहाँ पर काम करने के लिए जाती हूँ और वैसे भी मैं किसी की अरमान पूरा नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद जब रामू साधना का इतना बात सुनता है तो दोस्तों वह कहता है कि अरे आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि आप तो एक महिला हो और एक महिला ही तो एक इंसान की अरमान पूरा करती है। फिर आप में ऐसी कौन सी कमी है कि आप मुझसे बताना नहीं चाहती हो और ना ही कभी आप मेरे साथ अरमान पूरा करना चाहती हो। जब भी मैं आपको प्रपोज करता हूँ, आपके साथ रातें बिताना चाहता हूँ, तो आप मना कर देती हो। जिसके बाद साधना रामू को अपने बारे में सब कुछ बताती है। कहती है कि रामू, शायद तुम्हें पता नहीं है कि अब मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसके चलते मेरा जो शरीर है उसमें थोड़ा चेंजेस आ चुका है। और यदि मैं तुम्हारे साथ इस उम्र में अपनी अरमान पूरा करूँगी तो इससे मुझे काफ़ी परेशानी होगी और मैं ईंट भट्टा पर ईंट उठाने के लायक भी नहीं बचूँगी। इसलिए तुम मेरे साथ यह सब काम मत करो और चलो घर, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उस दिन रामू अपने मन में ठान चुका था कि आज मैं साधना के साथ कैसा हूँ करके अपना अरमान पूरा करूँगा। फिर दोस्तों वह उसकी एक बात नहीं सुनता है और दोस्तों उसके साथ अपना मनमानी करता है और पूरे 1 घंटे तक वह साधना के साथ अपना अरमान पूरा करता है। और दोस्तों वह पूरे 1 घंटे तक साधना का हालत एकदम से ख़राब कर देता है। बेचारी साधना जैसे तैसे करके वहाँ से उठकर रामू के साथ घर जाने लगती है। लेकिन दोस्तों तब तक अचानक से
जो ईंट भट्टा का मुंशी था वह भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसके चलते उसका नज़र साधना और रामू के ऊपर पड़ जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो समझ जाता है हो ना हो दोनों अपना अरमान पूरा कर रहे थे। इसीलिए तो साधना इस तरह से चल रही है, क्योंकि साधना की हालत एकदम से ख़राब हो चुकी थी दोस्तों, जिसे देखने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता था कि साधना के साथ आखिरकार हुआ क्या है। तो फिर दोस्तों वह भी साधना के एकदम से पास चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों वह दोनों को धमकाने लगता है। कहता है कि मैं सब कुछ तुम लोगों को करते हुए देख चुका हूँ, यदि तुम लोग मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों के बारे में पूरे गांव में जाकर हल्ला कर दूंगा, जिसके बाद तुम लोग कहीं मुंह दिखलाने के लायक नहीं बचोगे और गांव वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों जब साधना ईंट भट्टा के मुंशी को अपने सामने देखती है तो वह काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो रामू था वह साधना को समझाता है, कहता है देखो साधना, तुम इसका बात मान जाओ वरना यह पूरे गांव में हल्ला कर देगा और हमारी काफ़ी बदनामी हो जाएगी। जिसके बाद दोस्तों साधना को न चाहते हुए भी रामू का बात मानना पड़ता है। उसके बाद जो ईंट भट्टा का मालिक था वह साधना को लेकर फिर से उसी जगह पर चला जाता है और ले जाने के बाद दोस्तों लगभग 2 घंटे तक वह साधना के साथ अरमान पूरा करता है। उसके बाद जब वह साधना को अपने से अलग करता है तब तक साधना की हालात और ज़्यादा बिगड़ जाती है और वह ईंट भट्टा का मुंशी उसी हालात में छोड़कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद साधना रामू को आवाज़ लगाती है, जिसके बाद रामू साधना के पास जाता है और साधना का हालत देखकर एकदम से परेशान हो जाता है।